चलिए आज अपन शुरू करेंगे स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो मेरे ख्याल से सीधा पर एक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक स्प्रिंग है, ठीक है। तो अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए, ठीक है ना। देखिए ये एक स्प्रिंग है जो नेचुरल स्टेट में है, ठीक है। इस समय ना तो इसको कंप्रेस किया हुआ है ना अपन ने खींचा हुआ है, बिल्कुल नेचुरल स्टेट में। तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन पे। इतनी इसकी लंबाई है स्प्रिंग की, ना मैंने इसको धक्का मारा हुआ है ना मैंने इसको खींचा हुआ है, तो ये नेचुरल स्टेट में। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को धक्का मारा तो ये कंप्रेस हुई, इसके जो छल्ले हैं वो पास है ना, धक्का मारा तो कंप्रेस होगी। जब मैं स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा हूं तो स्प्रिंग भी मेरी हथेली पे फोर्स लगा रही है, नहीं आ रहा। मैंने तो स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने मेरी हथेली पे फोर्स लगाया, एक एक्शन रिएक्शन पेयर बना। यहां पर मैंने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया तो स्प्रिंग की लंबाई कम होगी, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। मैंने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, स्प्रिंग भी चुप तो नहीं बैठेगी भैया, स्प्रिंग मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी, तभी तो मुझे हाथ को रखने में दिक्कत आती है। तो फोर्स बाई हैंड, ये वाला जो फोर्स है ये तो हैंड ने लगाया स्प्रिंग पे, और ये वाला जो फोर्स है ये स्प्रिंग ने लगाया हाथ पे। अच्छा, जब मैंने इसको यहां कंप्रेस किया तो यहां पर भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ये जो स्प्रिंग होगी ये इस वॉल को भी कंप्रेस कर रही होगी, और ये जो वॉल है ये इस स्प्रिंग को भी धक्का दे रही होगी। तो आप देखिए यहां पर एक एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, यहां पर भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए ये नेचुरल स्टेट, ये कंप्रेस किया। अब दूसरा केस है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लंबाई, मैंने इसको पुल किया। जब मैंने इसको पुल किया तो पुल होगी, लंबाई बढ़ गई, इसके छल्ले दूर दूर हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा लंबाई, मैंने फोर्स पुल किया। जब मैं फोर्स से पुल करूँगा तो स्प्रिंग शांति से बैठने वाली तो नहीं है, स्प्रिंग मेरे हाथ को आगे उधर उस तरफ खींचेगी, स्प्रिंग ने मेरे को इधर खींचा, और यही वॉल वाला है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनते हैं। यानी कि आप इस बात को समझिए, जब भी मैं फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, मैंने फोर्स लगाया ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरह हुआ। लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, स्प्रिंग का फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, ठीक है ना। ये हमें समझना होगा। अब मैंने इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट की तरफ हुआ, बाहर की तरफ, स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही होगी, स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही होगी। तो आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट होता है, ठीक है। अगली स्लाइड में आपको और क्लियरिटी से आएगी, ठीक है। सो स्प्रिंग फोर्स कैसे वेरी करता है ना, इसी को अपन डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। आइए, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है। अब आप देखिए ये वाली जो पोजीशन है मेरी मेन पोजीशन है। अगर स्प्रिंग इस फोर्स में जगह रखी हुई है तो इस समय तो फोर्स जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, एक्सटेंशन भी जीरो है। अब मैंने क्या किया, अगर मैंने क्या किया है, मैंने देखो कंप्रेशन, मैंने फोर्स लगा के इसको कंप्रेस किया तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, नेगेटिव हुआ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ। लेकिन स्प्रिंग मेरे को फोर्स इधर लगा रही होगी तो स्प्रिंग का फोर्स तो पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। और तीसरे केस में क्या करा, मैंने स्प्रिंग को खींचा था तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रही होगी, नेगेटिव। तो ये एक कर्व है जो मेरे ख्याल से हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। मैं इसको ऐसे प्लॉट कर देता हूं, ये कर्व है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स के बीच में कर्व है। तो ये देखिए आप, इस अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स आपका स्प्रिंग फोर्स जो है नेगेटिव है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है यहां पर तो फोर्स आपका पॉजिटिव है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं F इक्वल टू, और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जिसको बोलते हैं F इक्वल टू माइनस KX। वैसे भी देखिए K जो है ना, एक तरह से स्लोप ले लीजिए, इसका नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। अगर इसका पॉजिटिव स्लोप होता तो ये ऐसे गुजर रहा होता, क्योंकि इसका नेगेटिव स्लोप है इसलिए ये टेढ़ा गुजर रहा है, ओरिजिन पे गुजर रहा है पर टेढ़ा गुजर रहा है, क्लियर है। तो F इक्वल टू माइनस KX। सो यहीं से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो फोर्स हमेशा हथेली पे लगेगा उल्टा, और मैं अगर खींचूंगा
मैं अगर खींचूंगा तो स्प्रिंग मेरे को उधर खींचना चाहिए, यानी जिधर भी डिस्प्लेसमेंट करूंगा फोर्स हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। तो ये माइनस साइन से रिप्रेजेंट करता है कि फॉरवर्ड एफ इज ऑलवेज अपोजिट टू एक्स। सवाल करेंगे हम बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तैयार हो जाइए। इसमें हमको एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है, और इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ, कितना एलोंगेशन हुआ, कितना कंप्रेशन हुआ, निकालना है। तो पहले अपन अभी तक जो करके आ रहे थे वो करते आएंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, m2g। क्या ये ड्राइविंग फोर्स देगा? ये तो चुपचाप बैठा हुआ है, ड्राइविंग फोर्स नहीं देगा। तो ड्राइविंग फोर्स निकालो सबसे पहले। तो ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा A = m2g अपॉन टोटल मास। ये अपन निकालना बहुत बार सीख चुके हैं। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही तो आप हमारे पुराने लेक्चर देखिए, वहाँ पर आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो A = m2g अपॉन m1 + m2, ठीक है। अब देखिए मुझे टेंशन निकालना है। टेंशन निकालना बहुत आसान है। इसका एफबीडी बनाऊंगा तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 × A। भाई इस पर टेंशन T लग रहा है, ये मास m2 है और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग नहीं रहा, तो m2 × A, तो सॉरी m1 × A, ये m1 है ना, m1 × A। A की वैल्यू हो जाएगी m2g, तो ये हो जाएगा m1 m2g अपॉन m1 + m2। ये क्या हो जाएगा मेरा टेंशन। समझ में नहीं आया? अब आप देखिए इसमें रस्सी में टेंशन है, ठीक है। अब अगर रस्सी में टेंशन है तो इसकी वजह से इसमें क्या आएगा, रस्सी में टेंशन है इसकी वजह से इसमें क्या आएगा, ठीक है, इसमें एलोंगेशन आएगा, ये रस्सी, ठीक है। तो जो T = हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, kx। T = हो जाएगा kx, या फिर मुझे x = बोल सकता हूं मैं T/k। तो x = मैं क्या बोल सकता हूँ, T/k। तो इस रस्सी का जो एलोंगेशन, इस स्प्रिंग का जो एलोंगेशन हो जाएगा वो हो जाएगा T/k, ठीक है। ये जो टेंशन होगा स्प्रिंग में एलोंगेशन पैदा करेगा ना, वही तो रस्सी को खींचेगा। इस स्प्रिंग में ये जो स्प्रिंग है लग रहा है और ये स्प्रिंग ये इसको ऊपर खींचेगा, तो कितना खींचेगा, और हमें मालूम है कि T = होता है -kx। तो जो x हो जाएगा वो हो जाएगा अपना T अपॉन x = हो जाएगा T/k। तो यहां पर अपने लिख दिया अपना जो भी एलोंगेशन होगा वो T/k हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक और अपन सवाल देखते हैं। थ्योरेटिकल सवाल है ना, थ्योरेटिकल सवाल जरूरी भी होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए थ्योरेटिकल सवाल बहुत जरूरी होता है। तो अपन इसको देखते हैं। देखिए एक स्प्रिंग है जो एक फिक्स सपोर्ट से अटैच्ड है, ये फिक्स सपोर्ट है, इससे अटैच है स्प्रिंग, ठीक है। और दूसरे एंड पे जो स्मूथ सरफेस है एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये हाथ दिख रहा है, इस हाथ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अच्छा फोर्स कौन सा है भाई, फोर्स कौन सा है, क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें बॉक्स डिटरमाइन द मास ऑफ द फोर्स m acceleration gravity by g, the force is pushed horizontally, यानी कि मैं ब्लॉक को पुश कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ब्लॉक को धक्का दे रहा हूं, ब्लॉक को धक्का दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस x टुवर्ड्स द फिक्स सपोर्ट एंड हेल्ड इट। कितना धक्का दिया मैंने इसको, x धक्का दिया, धक्का कितना दिया इसको, x, यानी मैंने x इसका कंप्रेशन किया, x क्या किया मैंने इसका कंप्रेशन किया। अब हमसे क्या पूछा है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉक्स। सबसे पहले तो हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है बॉक्स का, वो होता है इसमें लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं। तो एक तो इस पे लग रहा होगा mg, कौन लगा रहा होगा, अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर। एक सरफेस लगा रहा होगा ऊपर नॉर्मल। अच्छा अब इस ब्लॉक पे एक फोर्स कौन लगा रहा है, मेरा हाथ लगा रहा है, मेरा हाथ इस पे F फोर्स लगा रहा है। जब मेरा हाथ इस ब्लॉक को F फोर्स लगा रहा है तो स्प्रिंग भी चुप नहीं बैठने वाली, स्प्रिंग भी उल्टा फोर्स लगा रही है, और वो लगा रही है, स्प्रिंग लगाती है ना, kx फोर्स लगाती है ना, जितना मैं डिस्प्लेसमेंट करूंगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स लगता है। तो मैंने तो इसको x डिस्प्लेसमेंट किया तो स्प्रिंग ने मुझे kx फोर्स लगा दिया। तो मैं ढंग से बनाऊंगा इसका, अगर मैं इसको बहुत अच्छी तरह से बनाता हूं तो ये n हो गया, ये mg हो गया,
के एक्स को मैं यहाँ से उठा के यहाँ दिखा देता हूँ और फोर्स को यहाँ दिखा देता हूँ। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। क्या किया मैंने, के एक्स को बस वेक्टर को उठाएगी, क्या है कि इधर टेढ़ा लग रहा है, इधर टेढ़ा लग रहा है, तो इसको मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाने के लिए ऐसा किया है। तो ये मेरा हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉक्स। अच्छा, नेक्स्ट जो पूछा है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड ऑन द बॉक्स। हैंड ने बॉक्स पे कितना फोर्स लगाया। चूंकि ये बॉडी जो है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, देखो क्या बोला हुआ है, हेल्ड एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम में है, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर है तो जो एफ की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, के एक्स, मेरा माइनस के एक्स, ठीक है ना, पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के एक्स। फोर्स मेरा इधर लग रहा है और किसके बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स के, इक्विलिब्रियम में, तो फोर्स इक्वल टू के एक्स। ठीक है, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जहां पर बच्चों को दिक्कत आती है कि राइट ऑल द एक्शन रिएक्शन पेयर कॉरस्पॉन्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैं एक बार बोल देता हूँ कौन कौन से एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहे हैं, बताओ। एक तो यहाँ पर देखो, ये वाला फोर्स मेरे हाथ ने लगाया और स्प्रिंग ने मुझ पे दूसरा फोर्स लगाया, ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। दूसरा, ये सरफेस मेरे पे नॉर्मल लगा रही है ब्लॉक पे, ये सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल लगा रही है और ये ब्लॉक भी सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा, एमजी नहीं, ब्लॉक भी सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा, जो हम जनरली दिखाते हैं क्योंकि तो सरफेस पे लग रहा है, हम तो ब्लॉक की फोर्स दिखाते हैं ना। ये जो ब्लॉक है ये सरफेस पे रखा हुआ है, तो सरफेस ने तो ब्लॉक पे नॉर्मल लगा दिया, अब ये ब्लॉक भी तो सरफेस पे नॉर्मल लगा भाई। हाँ, एक एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। अच्छा, एक रिएक्शन पे एक्शन पेयर, ये फिक्स एंड पे स्प्रिंग जब इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो स्प्रिंग इस पे एक फोर्स लगाएगी वॉल पे, और ये वॉल भी स्प्रिंग पे एक फोर्स लगाएगी, ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। 3 रिएक्शन पेयर हो गए एक्शन रिएक्शन। एक और चौथा होगा, चौथा क्या होगा, इस ब्लॉक पे ये जब इस पे रखी है, इस ब्लॉक पे एमजी नीचे लग रहा होगा। एमजी कौन लगाता है, अर्थ का सेंटर, और अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशन पुल ये ऑब्जेक्ट लगा रहा होगा। आपने पढ़ा था ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है, इसके ऊपर कोई आदमी को खड़ा कर दूं तो एमजी तो नीचे लग रहा होगा, ये तो एक्शन हो गया। इसका रिएक्शन क्या होगा, अर्थ के ऊपर भी ये आदमी एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होगा जो एफजी होगा। तो इसमें 4 एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और नीट में बच्चा जो ज़्यादातर गलती करता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में करता है, कॉन्सेप्चुअल में। आइए और सवाल देखते हैं। आप अपन को इसमें ये एक फिक्स एंड है, इससे अपन को 2 स्प्रिंग लटका दी, यहाँ पर 1 kg का मास है, यहाँ पर 2 kg का मास है, T1 T2 टेंशन है, इन दोनों की K की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा है कि इसमें एक्सटेंशन क्या होगा, एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग्स। तो पहले एक्सटेंशन निकालने से पहले तो हमें इनमें T2 और T1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि T2 T1 आ गया तो एक्सटेंशन निकालना तो बहुत आसान की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो T2 की वैल्यू निकाल लो। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल, 2 × G यानी कि 20 न्यूटन। ठीक है, 2 × G 20 न्यूटन। अब T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, 1 kg का एफबीडी बनाऊंगा, 1 kg का एफबीडी, तो ये T1 ये लग रहा है, इस पे G mg नीचे लग रहा है, 1 kg ये तो, और T1 भी नीचे लग रहा है, सॉरी T2 भी नीचे लग रहा है, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G प्लस T2 विच इज G प्लस 20 विच इज 30 न्यूटन। क्या ये क्लियर है? अच्छा ये बताओ देख के, इसमें एक्सटेंशन इस स्प्रिंग का ज्यादा होगा कि इस स्प्रिंग का ज्यादा होगा, ऊपर वाली स्प्रिंग का टेंशन जिसमें ज्यादा लग रही है। सबसे ज्यादा वजन कौन उठा रहा है, सबसे ज्यादा लोड कौन उठा रहा है, ऊपर वाली ना। वजन तो सबसे ज्यादा इस पे लग रहा है ना, इस पे तो एक ही लटक रहा है, इस पे 2 लटक रहे हैं, इसका। हाँ, तो हमें निकालना है सबसे पहले तो इस वाली स्प्रिंग का एक्सटेंशन निकालना है। ठीक है, मान लीजिए हमें पहली वाली स्प्रिंग के लिए निकालना है, तो फॉर फर्स्ट स्प्रिंग, मान लीजिए आपकी फर्स्ट स्प्रिंग है, ये सेकंड स्प्रिंग है, इसके लिए आपको निकालना है T2 इक्वल टू KX1। तो T2 कितना था आपका 20,
के कितना था 100, आपने x1 निकाल दिया। फिर ऊपर वाली स्प्रिंग के लिए निकालना है, तो T1 इक्वल टू के x2, T1 कितना है 30, के कितना है 100, x2 निकाल दिया, तो x2 इक्वल टू हो गया 0.3 और इसके लिए हो गया x1 इक्वल टू 0.2। किस में आएंगे, यूनिट क्या होगी, मीटर, ये सब क्या है मीटर में ना, 0.2 मीटर और ये हो जाएगा 0.3 मीटर। आए समझे, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा नेक्स्ट, ये सिस्टम दिखा हुआ है, सारे सरफेसेस स्मूथ है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। स्टडी स्टेट दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो हम देखते हैं कि ये 3 GB लटका हुआ है, 2 GB लटका हुआ है, तो एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही होगा इसका, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है 3G और 2G, स्प्रिंग को कंसिडर नहीं करेंगे, स्प्रिंग तो मासलेस होती है, 3G प्लस 2G क्या हो जाएगा 5G अपॉन टोटल मास 1 2 3 6, 5G अपॉन 6। ये तो हो गया इसका एक्सेलरेशन। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। 5G, हाँ 5G अपॉन 6 इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब हमसे पूछा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, टेंशन इन द स्प्रिंग क्या होगी, ये हमसे पूछा है। हमसे ये भी पूछा है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 15 N। अच्छा, तो हम इन सब के एफबीडी बनाएंगे। देखिए इस पे क्या क्या लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा 3G नीचे, और ऊपर जो लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, KX। स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही होगी, ये तो इसको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा होगा, और स्प्रिंग क्या कर रही होगी, इसको वापस पुल करने की होगी, ठीक है। तो 3G माइनस KX, तो मैं अगर इसके लिए इक्वेशन लिखूं 3 kg के लिए, 3G माइनस KX, और नेट एक्सेलरेशन किधर जा रहा है, नीचे किधर जा रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3G माइनस KX इक्वल टू 3 है। क्या मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 3G माइनस KX इक्वल टू 3 है, लिख सकता हूँ। अब इसके लिए लिखो इक्वेशन, क्या मैं इसके लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या क्या है इसमें, KX माइनस T, वेरी गुड, इक्वल टू 2A, बहुत बढ़िया, शानदार, ये इक्वेशन बन गई। एक और चीज है, क्या इसके लिए भी इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, है क्या इक्वेशन हो जाएगी इसकी, अच्छा मैंने एक चीज नहीं लिखी, अच्छा ये तो लिख दी मैंने, बी के लिए एक और चीज लिखना छोड़ दिया, बी का वेट भी तो होगा नीचे 2G, बी के लिए जो एफबीडी बना रहा हूं तो 2G KX दोनों नीचे की तरफ लग रहा होगा, T ऊपर की तरफ लग रहा होगा, so this is 2G plus KX minus T equal to 2A। तो ये दो इसलिए, अच्छा इस 1 kg के लिए T is equal to 1A, खत्म। तो टेंशन आ गई मेरे पास 1, A तो मेरा 5G 6/6 है, तो टेंशन आ गई मेरे पास 5G/3। अब मेरे पास टेंशन आ गई तो मैं A आ गया, तो कोई भी इक्वेशन यूज करके आप H की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस इक्वेशन को यूज कर लो, इस इक्वेशन को यूज कर लो, ज़्यादा आसान है, ये वाली इक्वेशन यूज करो। G पता ही है आपको, K स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, X आपको निकालना है, A आपको पता ही है, आप इससे भी निकाल सकते हो। और वैसे आप चाहो तो बिना टेंशन को कैलकुलेट करे भी यहाँ से निकाल सकते हो, बिना टेंशन को कैलकुलेट करे भी सीधा। इसमें इस वाली इक्वेशन में टेंशन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, A की मदद से सीधा आप X निकाल सकते हो, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग पूछा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 30 माइनस K कितना है 50 इंटू X इक्वल टू 3A, 3A मतलब हो गया 5G/2। तो अब ये कितना हो गया 50X, क्या 5G क्या चीज, देखो ये लगा रहा हूं ना मैं 3G तो 30 हो गया, K कितना हो गया 50 न्यूटन मीटर, 50 X का X है 3A कितना है 5G/6, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5G/2 हो जाएगा ना। 5G/2 मतलब कितना होता है, ये 50/2 25, तो ये हो गया 50X, मतलब मैं इसको मैं दोबारा लिखूं तो ये हो जाएगा 30 माइनस 50X इक्वल टू 25, या मैं बोल सकता हूं कि 50X इक्वल टू 5,
तो x इक्वल टू आ गया 0.1 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करूँगा तो हो सकता है कि समझ में नहीं आए। या 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर, जो भी आंसर दें, किताब में आंसर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। The respective masses of the blocks are shown in the diagram in appropriate units. Find the acceleration of the system, tension in the spring, and the thrust on the pulley. पुली पे निकालना है, मैं एक्सेलरेशन तो निकालना ही है, टेंशन निकालना है और रिएक्शन निकालना है पुली पे। तीन चीजें निकालनी है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमको पता ही है, नेट ड्राइविंग फोर्स होता है 10g माइनस 5g अपॉन 15, तो ये हो जाएगा 5g अपॉन 3, सॉरी 5g अपॉन 15, या फिर हो जाएगा g/3। ठीक है, ये तो अपने पास एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके लिए एबिट बना लो, ये नेट डाउन एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ हो रहा है, t की तरफ हो रहा है। इक्वेशन बना लेते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी t माइनस mg इक्वल टू 5a, t माइनस mg इक्वल टू 5a। तो t 5 mg का मतलब क्या हो गया 50, 5a, a कितना है g/3, 5g/3। ठीक है, तो ये अपन बोल सकते हैं 5g प्लस 5g/3, 5g प्लस 5g/3 विच इज नथिंग 20g/3। ये मेरी टेंशन होगी। ठीक है, अब अगर r इक्वल टू जाएगा 40g/3, 40g/3। रिएक्शन जो होगी ना, अगर मैं इस पुली का एबिट हुआ तो ये जो रिएक्शन होगी वो इस टेंशन और इस टेंशन का R इक्वल टू हो जाएगा 2T। तो जितनी टेंशन है उसका डबल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगला फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। क्वेश्चन में आपको पूछा रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, पूछा सीधा, आपसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा, आपसे टेंशन नहीं पूछा, रीडिंग पूछी। और ये भी मान के चलिए स्प्रिंग बैलेंस जो होता है ना वो कैलिब्रेटेड है केजी वेट में, केजी वेट में है। आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 kg वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था अपने। अगर जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी वो जरूर देखें। चलिए कोई बात नहीं, अपन तो जो नॉर्मल तरीके से निकालते हैं केजी वेट निकालने के लिए जो भी आपका फोर्स आ रहा है उसको आप 9.8 या 10 से डिवाइड कर दो बाद में। ठीक है, तो पहले तो अपन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स 5g माइनस g अपॉन 6, तो 4g अपॉन 6। क्या ये सही है, 4g अपॉन 6, तो इसको बोल सकते हैं 2g/3। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं 1 kg के ब्लॉक का एफवीडी बनाऊंगा, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है g, एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ t माइनस जी इक्वल टू a लिख सकता हूँ। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा g प्लस a, g a कितना है 2g/3। इसको सॉल्व किया तो आ गया मेरा 5g/3। ये मेरी होगी टेंशन। अब इतनी टेंशन है और मुझे इसकी रीडिंग चाहिए, तो वापस पुली का बना लो भैया, ये पुली है मेरी, इधर टेंशन T है, सॉरी अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊँ टेंशन हमें दिखानी पड़ेगी मुझे और रिएक्शन भी हमें दिखानी पड़ेगी। तो R इक्वल टू हो जाएगा 2T, यानी कि 10g/3। पर ये तो आएगा न्यूटन में। अगर मुझसे केजी वाट में पूछा है, केजी वेट में, केजी डब्ल्यूटी में पूछा है, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो ये R आ जाएगा मेरा 10/3 kgWt। ठीक है, इसमें डिफरेंस याद रखना, ये न्यूटन में, ये kgWt में। ठीक है, जनरली स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है वो हमेशा कैलिब्रेटेड होता है kgWt में। तो अपन जो भी अपना फोर्स की यूनिट हो उसको अपन g से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा 10g/3 आया था, तो मैंने g से डिवाइड कर दिया, तो 10/3 kgWt है ना। ओके, कैलकुलेट T1 एंड T2 फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। तो मेरे ख्याल से अब तो अपन कर चुके हैं, है ना। अपन पहले को कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इधर मास ज़्यादा लटका हुआ दिख रहा है, 4 kg का मास लटका हुआ दिख रहा है, इधर 2 kg का मास लटका हुआ दिख रहा है। तो अपन टोटल कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन 2 kg और 2 kg कितना हो जाएगा 4g। इधर कितना है 2g, 4g माइनस 2g। टोटल मास कितना है 2 + 2 + 2 6, है ना। तो ये हो जाएगा 2g/6 यानी कि g/3। ये मेरा कॉमन एक्सेलरेशन हो।
कॉमन एक्सेलरेशन हो गया। अब मुझे T1 T2 निकालना है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ, एफबीडी बना लेता हूँ। T1 निकालना है, ये 2 kg का ब्लॉक है, T1 ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, 20 न्यूटन नीचे इसका mg लग रहा है। तो मैं इक्वेशन बना दूंगा, T1 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू ए, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ से मैं T1 निकाल लूंगा। 2 kg के ब्लॉक की, इस वाले 2 kg के ब्लॉक की भी एफबीडी बना लेता हूँ, इस वाले 2 kg के ब्लॉक की भी एफबीडी बना लेता हूँ, या जरूरत ही क्या है, इस वाले नीचे वाले 2 kg के ब्लॉक की एफबीडी बनाता हूँ। T1 तो आ ही गया, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 2 kg का ब्लॉक है, इसका 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, ऊपर T2 लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, 20 माइनस T2 इक्वल टू 2 इंटू ए। तो T1 निकल गया, T2 निकल गया, बस ये निकालना था, T1 T2 निकालना था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें वापस एक्सेलरेशन ऑन द सिस्टम निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है, थ्रस्ट ऑन द पुली निकालना है। देखिए अब थ्रस्ट ऑन द पुली, इस बार पुली में ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो R इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू टी, आपने पहले पढ़ा था ये, है ना, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर, थ्रस्ट आएगा वो R इक्वल टू, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका वही है, नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है 50, टोटल मास कितना है 15, तो कितना हो गया 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया। आप क्या निकालना है, टेंशन, टेंशन निकाल लो। टेंशन इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस वाले का एफबीडी बनाएंगे, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है 10 kg, इसका एक्सेलरेशन कितना है 10/3, 100/3 न्यूटन। आ गया टेंशन, ठीक है। अब अगर ये टेंशन आ गई तो ये टेंशन तो सेम ही रहेगी, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा √100/3 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन? वो तो सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड करके दे रखा होगा, ठीक है, डेसिमल में दे रखा होगा ना। हाँ, पर ये टेंशन सही आ रही है 100/3, हाँ, तो ये भी सही आएगा, वो तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर द सिचुएशन शोन इन द फ्लोइंग डायग्राम। अच्छा, ये हमारा डायग्राम जो है, ये एक तरह से हमारा पास इंक्लाइन प्लेन आ गया, यहाँ पर एक पुली लटका दी, यहाँ पर एक मास लटका दिया 5 kg का, इधर भी एक मास लटका हुआ है, वो है 20 kg, ठीक है, और ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, और ये रह गया 60 डिग्री, और ऑब्वियसली तो 90 डिग्री का एंगल होगा ही सही, ठीक है। हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, हमने पहले पढ़ लिया था, बार बार नहीं पढ़ेंगे, ये mg sin थीटा होता है, हमने पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं कि mg sin 30 जाएगा। जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता है तो उसका जो ड्राइविंग फोर्स नीचे की तरफ वाला जो कंपोनेंट होता है वेट का, वो होता है mg sin थीटा। हमने पढ़ा थीटा होता है तो mg sin थीटा, हमने पढ़ा कि ये mg होगा, ये mg cos थीटा होगा, तो ये वाला mg sin थीटा होगा, हमने बहुत बार पढ़ लिया। अच्छा, इसका जो नीचे वाला होगा वो हो जाएगा 50 न्यूटन। अच्छा, ये mg sin 30 है तो 20 g sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। तो इधर तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस 50, ये 100 लग रहा है, ये 50 लग रहा है, नेट ड्राइव 50 हो गया। टोटल फोर्स कितना, टोटल मास कितना हो जाएगा 25 kg, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, आप चाहो तो जो चाहो बना लो, इसको बना लो, इसका एफबीडी बना लो। इसका एफबीडी क्या हो जाएगा, टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो T माइनस 50 इक्वल टू 5 इंटू 2, तो T इक्वल टू हो गया 60 न्यूटन, ठीक है, स्पीड ठीक है, ओके। सवाल और बाकी तब फ्री जाएंगे। आइए, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। 2 ब्लॉक से मासेस 8 kg एंड 4 kg के स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। कैलकुलेट देयर एक्सेलरेशंस इफ दे आर इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर एंड आफ्टर 100 न्यूटन का एक फोर्स ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये फोर्स की जो वैल्यू है वो 100 न्यूटन का फोर्स है अप्लाइड ऑन द पुली इन द अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए 100 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगना है, तो जो यहाँ पर जो टेंशन मिलेगी वो मिलेगी 50 न्यूटन की और 50 न्यूटन की। क्या ये समझ में आया आपको? आपको मालूम है तो अपन उल्टा पढ़ते थे कि यार
ये टेंशन दे रखी है टी, ये टेंशन दे रखी है टी, 2T। अब ऊपर का लिखा है तो नीचे का टेंशन निकाल लेंगे T/2 कर। तो ये 100 न्यूटन ऊपर का लगा था, यानी कि अगर 100 न्यूटन खींचेगा तो ये रस्सी में टेंशन आएगी 50 न्यूटन की, रस्सी में टेंशन आएगी 50 न्यूटन की आएगी। R/2 कर देंगे, जो भी करना है R/2। अब इनमें एक्सीलरेशन कितना आएगा भैया, अब इसका एफबीडी बनाओ भाई। ये 8 केजी का ब्लॉक है, इसमें टेंशन कितना लग रहा है ऊपर 50 न्यूटन का, इसका मास कितना है, इसका वेट हो जाएगा 80 न्यूटन। तो क्या ये ऊपर जा पाएगा भाई साहब, ये तो बहुत भारी है, 80 न्यूटन के 50 न्यूटन तो खींच नहीं पाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। अब 4 केजी के लिए बनाओ, 4 केजी के लिए बनाओ, 50 न्यूटन खींचेगा इसको, इसका 40 न्यूटन खींच लेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछा है, बहुत बढ़िया। इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेट फोर्स कितना है 10 न्यूटन, 50 - 40 10 न्यूटन, मास कितना है 4, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा लास्ट सवाल है ये, फिर हम विराम लेंगे। ये पहला ही पहला मैंने एग्जाम्पल करवाया था वैसा का वैसा ही, कुछ भी नहीं कर रखा। उसमें एक ब्लॉक है, इस पर मैंने एक टेढ़ा फोर्स लगा के इसको क्या करूँगा, मैं इसको पुल करूँगा। ठीक है, इस पुल्ड बाय रोप, इस रस्सी से मैंने पुल किया, एंड टेंशन ऑफ द रोप इज इंक्रीज ग्रेजुअली विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। मैं धीरे धीरे जो फोर्स अपना बढ़ाता जा रहा हूँ अंटिल द बॉस ब्लॉक जो है वो कॉन्टेक्ट लूज करना शुरू कर देता है। इंक्रीज इन रोम टेंशन इज सो ग्रेजुअल द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, वेरी गुड। ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम विल द वेल बिफोर द ब्लॉक लूजेज द कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये है ब्लॉक, इस पर मैं पुल कर रहा हूँ टेंशन टी से, पुल कर रहा हूँ उसको टेंशन टी से। अब इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो इधर mg नीचे लग रहा होगा, एक नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, kx किधर लगेगा, जब मैं पुल कर रहा हूं kx किधर लगेगा, इस ब्लॉक को किधर खींचेगा, लेफ्ट साइड। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं kx ऐसे लगेगा, kx ब्लॉक को खींच अपोजिट एक्सिस। मैं अगर ऐसे खींच रहा हूं तो स्प्रिंग, मैं ब्लॉक को ऐसे खींच रहा हूं तो स्प्रिंग अपोज करेगी, स्प्रिंग फोर्स जो होगा अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो ये हो गया मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, आप चाहो तो इसके कंपोनेंट करना चाहो तो कंपोनेंट कर सकते हो। ये थीटा है, ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, ये टी साइन थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट करना चाहो तो सिंपल सी बात है, कहने वाली बात है। इसको मैं दोबारा बना देता हूं। kx जो होगा वो इस पे इधर लग रहा होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा, और टेंशन से पुल कर रहा हूं इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो ये बोल सकता हूं टी कॉस थीटा, और ये बोल सकता हूं मैं टी साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेसेसरी टेंशन इन द रोप सो दैट द ब्लॉक लूजेस द कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर। अब हमसे पूछा है कि क्या टेंशन होगी ताकि जो ब्लॉक होगा वो फ्लोर को लूज कर दे। अब अगर ब्लॉक को फॉर्मल को लूज करना है तो नॉर्मल तो 0 होना पड़ेगा। ये जो मतलब अगर इसको फ्लोर को लूज करना है तो क्या कंडीशन लगेगी इसमें, देखिए फ्लोर को ही लूज करना है, मतलब ये उठ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू n प्लस टी साइन थीटा शुड इक्वल टू mg। क्या ये समझ में आया, n ऊपर टी साइन थीटा ऊपर mg नीचे। ठीक है, तो नॉर्मल मैं दोबारा लिख देता हूं, n क्या हुआ, इस पे लगा n ऊपर mg नीचे, t इधर है तो t साइन थीटा इधर हो जाएगा और t कॉस थीटा इधर हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन लिखूं इसकी, वर्टिकल की इक्वेशन लिखता हूं, n प्लस टी साइन थीटा शुड, सॉरी हाँ सही है, n प्लस टी साइन थीटा शुड इक्वल टू mg। क्या ये समझ में आया। अगर इसको उठना है तो नॉर्मल तो उसका 0 होना पड़ेगा,
ठीक है। अगर इसका नॉर्मल 0 होना पड़ेगा तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी होना पड़ेगा, यानी कि टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉसेक थीटा। समझ में आ गया? एन 0 होना पड़ेगा तभी तो ऊपर उठेगा। आप कॉन्टेक्ट कब लूज करोगे? जब आपका नॉर्मल 0 हो जाएगा, तो टी इक्वल टू जाएगा एम जी कॉसेक थीटा। व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक लूजेस द कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्लोर? जिस समय इसने फ्लोर लूज किया उस समय एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? तो हमें मालूम है इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टली क्या क्या लग रहा है, के एक्स तो इधर लग रहा है और टी कॉस थीटा इधर लग रहा है, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा अपॉन के। मेन चीज है, अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम अच्छी तरह से बना लिया तो फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्शंस फोर्सेस को सही दिखाना बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलो आज अपन इसको बस यही खत्म करते हैं और फिर अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे।